तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन, ठीक है। तो देखिए, जो पिता का कथन है ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप को, लैंगिक रूढ़िवादिता को, है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंगिक रूढ़िवादिता आपका क्या होता है? जो हमारे समाज में पहले से जो धारणाएं चली आ रही हैं कि लड़के रोते नहीं, लड़के बाहर के काम करते हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़कियां घरों के काम करती हैं, तो ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। देखिए, चुनौती की तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई है, ठीक है। वो जो समाज में चीज़ें पहले से चली आ रही हैं वो उसी चीज़ को उनके पिता फॉलो कर रहे हैं, है ना, कि लड़के रोते नहीं। तो ये तो जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं उसी चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। लैंगिक भेदभाव को कम करता है। देखिए, भेदभाव को कम नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है ना। क्यों लड़के नहीं रो सकते? तो यहाँ पर एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है कि लड़के रोते नहीं, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। देखिए, समानता की तो आपकी यहाँ पर बात ही नहीं हुई है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में। देखिए, जब भी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो तो ऑप्शन क्या दे रखा है? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो, अगर अटल पाठ्यक्रम आपको दिख जाए तो वो ऑप्शन आपका पहले ही गलत होगा। कठोर पाठ्यक्रम दिख जाए, फिक्स्ड करिकुलम दिख जाए, तो ऐसे ऑप्शन को आपको पहले ही कट कर देना है, ठीक है। हमें क्या चाहिए? प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी प्रगतिशील कक्षा के लिए कैसा पाठ्यक्रम चाहिए? फ्लेक्सिबल, ठीक है, लचीला होना चाहिए पाठ्यक्रम। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर होगा नहीं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। देखिए, प्रतिस्पर्धा क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है ना। कंपटीशन कराना, ठीक है, प्रतियोगिता कराना, ये सारी चीज़ें क्या है? निगेटिव वर्ड है। हमें बच्चों में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा जो है उत्पन्न नहीं करनी है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ये ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है, सबसे जो है अच्छा ऑप्शन है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या होगा? बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। वो ऑप्शन क्या होगा? सबसे आपका बेस्ट होता है अगर बात हो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की। वैसे भी सीटेट के एग्जाम में आप ज़्यादातर क्वेश्चन में जिसमें बच्चा एक्टिव रहेगा वो ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट ही माना जाता है ना। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या कहता है आपका? जिसमें बच्चा खुद एक्टिविटी के थ्रू जो है चीज़ों को सीख पाए, ठीक है, खुद जो है चीज़ों को खोजे, ठीक है, ज्ञान के उसको प्रचुर अवसर प्रदान किए जाए। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया नामांकित करना, ठीक है, अलग थलग करना, सेग्रीगेशन करना, वर्गीकृत करना, ये सारे के सारे यहाँ आपके निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। अटल आए तो गलत, ठीक है। प्रतिस्पर्धा लिखा हो तो भी वो आपका निगेटिव होता है, वो ऑप्शन भी नहीं होगा। नामांकित करना, ये भी क्या होता है? आपका निगेटिव वर्ड होता है, ये भी ऑप्शन गलत। हमें अपने आप ही जो है आंसर मिल गया। नेक्स्ट है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह घोषणा, देखिए जो लेव वाइगोस्की हैं, ठीक है, जिन्होंने कि सोशियो कल्चरल का सिद्धांत दिया है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो है इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है। ये क्या कहते हैं कि जहाँ पर बच्चों को ज़रूरत हो वहाँ पर उनको क्या करनी चाहिए? थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कर देनी चाहिए, जिससे बच्चा खुद चीज़ों को सीख सके, है ना। बस उसको जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर क्या करनी चाहिए? उसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसी चीज़ को इन्होंने किसका नाम दिया? स्कैफ होल्डिंग का, पाड़ का जो इन्होंने नाम दिया हुआ है। देखिए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपने आप ही बता लेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है? बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। देखिए, निष्प्रेरित आपका वर्ड जहाँ पर भी आ गया, निष्क्रिय वर्ड जहाँ पर भी आ गया, वो ऑप्शन आपका सीटेट के एग्जाम में नहीं होगा। क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है। हमें बच्चा क्या चाहिए? एक्टिव चाहिए। मैंने आप लोगों को जो है अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। हाँ, यही ऑप्शन जो है आपका बेस्ट है, ठीक है। इसी की बात कौन करता है? लेव वाइगोस्की करते हैं। पहाड़ क्या होता है? जहाँ पर बच्चे को ज़रूरत हो, ठीक है, वहाँ पर उसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कर दी जाए, जिससे कि बच्चा खुद चीज़ों को सीख जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब बच्चा साइकिलिंग स्टार्ट करता है तो उसको स्टार्टिंग में साइकिलिंग चलाना नहीं आती है, तो उसको क्या करते हैं? पेरेंट्स पीछे से थोड़ा सा पकड़ के रखते हैं, बाद में वो साइकिल चलाना खुद सीख जाता है ना। तो वो क्या करते हैं? वो उसको थोड़ी सी स्कैफ होल्डिंग देते हैं, है ना, पाड़ देते हैं। तो आपका जो है
यही ले वाइगोस्की कहते हैं। इसी तरह एजुकेशन में भी करना चाहिए, जहाँ पर भी बच्चा नहीं सीख पाया उसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कीजिए, वो बच्चा जो है खुद चीज़ों को सीख जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखिए हिंदी में आपको बेसिकली कई नाम देखने को मिलेंगे, पहाड़ मिलेगा, ढांचा मिलेगा, ठीक है, और भी कई नाम देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, स्कैफ फोल्डिंग सिंपल सा वर्ड है, एक ही वर्ड मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करेंगी। देखिए ये सारी चीज़ें, इसकी बात आपके ले वाइगो उसकी नहीं करते, अर्थहीन होगी। देखिए अर्थहीन जब भी, ठीक है, हमें क्या करना है, बच्चों को कॉन्सेप्ट संदर्भ में चीज़ों को सिखाना है, अर्थहीन नहीं चाहिए। ठीक है, मीनिंगफुल जो है बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो अर्थहीन भी आपका क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। हमें सेकंड ऑप्शन हमारा मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है ना। अब देखिए मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सोशलाइजेशन के दो फैक्टर होते हैं, दो कारक होते हैं, है ना। कौन कौन से, एक होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है आपका द्वितीयक कारक। अब देखिए प्राथमिक कारक में कौन सा कारक आता है आपका, जिसमें बच्चा जहाँ से उसकी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है, बच्चा परिवार में ही तो जन्म लेता है ना। तो जो उसका सामाजिकरण का पहला कारक होता है वो क्या होता है, फैमिली होती है, उसकी परिवार होती है, क्योंकि वहीं से जो है उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इसके बाद जो है बच्चा विद्यालय से सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखता है, मीडिया के थ्रू जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखता है, विद्यालय से सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखता है। तो ये क्या होते हैं, इसके द्वितीय कारक होते हैं। बट फैमिली क्या होती है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है ना। तो अब जो है आप इसका आंसर बता पाएंगे। देखिए क्या दे रखा है, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है, बिल्कुल सही बात, और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट दे रखा है। विद्यालय क्या है, सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, और परिवार क्या है, सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। देखिए प्राथमिक कारक नहीं है, विद्यालय क्या है, द्वितीय कारक है, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद विद्यालय के संपर्क में आता है ना। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है। देखिए समकक्षी यानी जो है जो विद्यार्थी के साथ में, जैसे कि जो कक्षा के विद्यार्थी होते हैं, जो पीयर्स ग्रुप होते हैं, जो उसके साथी समूह होते हैं, तो बच्चा उनसे भी इंटरेक्ट कब करता है, अपने फैमिली के बाद में करता है। तो वो प्राथमिक कारक आपके होंगे नहीं। वैसे भी दे रखा है परिवार सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया परिवार क्या है, प्राथमिक कारक है। ठीक है, प्राथमिक एजेंसी है, तो ये भी आपका नहीं होगा। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक है, नहीं जनसंचार तो द्वितीय कारक है, बट परिवार क्या है, प्राथमिक कारक है। तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से कटेंगे। वैसे भी हमें अपना जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर मिल गया था। ठीक है, बट नेक्स्ट है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, ठीक है, देखिए जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है ये दिया किसने था, हार्वर्ड गार्डनर ने, है ना। जिन्होंने क्या बताया, जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है इन्होंने दिया था। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें आपका 8 टाइप जो है गिवन है। देखिए क्या दे रखा है, बहुबुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। देखिए नहीं, बुद्धि जो है कई प्रकार की होती है, तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा नहीं मापी जा सकती है ना। वैसे भी केवल क्या होता है आपका निगेटिव वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा यहाँ पर। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ठीक है, देखिए ये भी बात आपकी कहना यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि एक आयाम में जो बुद्धि है ऐसा नहीं है कि वो सभी आयाम को निर्धारित करेगी, है ना। यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, यानी बुद्धि क्या होती है, कई प्रकार की होती है। यही क्या कहते हैं आपके हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि मता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है। तो देखिए नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो दूसरे पर्सन से जो है अलग होती है, दूसरे व्यक्ति से जो है अलग होती है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ले वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के डैश के महत्व पर जोर देता है ना। देखिए जो ले वाइगोस्की, 3 चीज़ों की बात करते हैं, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, SCL, ठीक है, समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। यानी जो बच्चा होता है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसकी संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उसके लैंग्वेज की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो देखिए जो इनकी थ्योरी है उसका भी यही नाम है, सोशियो कल्चरल सिद्धांत, है ना। सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये क्या किसकी बात करेंगे, सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल की जो है यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
गुणारोपण की बात करते नहीं है, अभिप्रेरणा का जो है इनसे संबंध नहीं है। संतुलीकरण जो शब्द दिया है वो किसने दिया है, प्याजे ने, है ना, जीन प्याजे ने दिया है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से कटेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी इनसे रिलेटेड 3 चीज़ें आप याद रखेंगे, समाज, ठीक है, कल्चर और लैंग्वेज, तो भी जो है लेव वाइगोस्की से बनने वाले आपके क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। देखिए जो जीन प्याजे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इन्होंने 4 स्टेज बताई है। कौन कौन सी, आपकी सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 साल तक होती है। उसके बाद में जो उनकी सेकेंड स्टेज है वो क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 साल तक होती है। और उसके बाद में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 साल तक होती है। और इनकी लास्ट स्टेज, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए, 11 एवं होती है ना। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, अमूर्त सोच का विकास। अब देखिए जो 2 से 7 साल का बच्चा होगा, क्योंकि हमें प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बताना है, तो बच्चा कितने होगा, 2 से 7 साल का होगा, है ना। तो जो 2 से 7 साल का बच्चा होगा वो एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसके बारे में तो थिंकिंग कर नहीं पाएगा, है ना। तो जो अमूर्त सोच का विकास है ये प्याजे की किस स्टेज में आता है, 4th स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका नाम ही है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं उसके बारे में भी बच्चा थिंकिंग कर पाता है। तो हमें यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्याजे की सेकंड स्टेज की मुख्य गुण जो है बताना है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। विचार सोच में केंद्रीकरण, हाँ यही क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है। बच्चे का जो ध्यान होता है वो एक ही जगह पर जो है केंद्रित रहता है। जैसे कि आप जो है 2 ग्लास ले लीजिए, ठीक है, एक जो है चौड़ी ले लीजिए और एक जो है लंबी ले लीजिए, और दोनों में जो पानी की क्वांटिटी है वो सेम है ना। बट बच्चा क्या करेगा, वो लंबी वाले ग्लास को लेगा, क्योंकि बच्चे का ध्यान जो है एक ही जगह पर केंद्रित है। तो ये किस में आता है, प्याजे की सेकंड स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो आपका यही वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिकल्पित निर्माणात्मक सोच, ये किस में आता है, प्याजे की 4th स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये किस में आता है, प्याजे की 3rd स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें बेसिकली 3 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जो कॉन्क्रीट यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चे के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, CCS, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर लेता है, चीज़ों को वर्गीकृत कर लेता है, संरक्षण कंजर्वेशन कर लेता है ना। उसके बाद में सीक्वेंस, चीज़ों को एक क्रम, ठीक है, एक क्रम, व्यवस्थित क्रम में जो है लगा करके रख लेता है। तो आपको ध्यान में रखना है, संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, पदार्थों का क्रमबद्ध करने की प्रवृत्ति, एक सीक्वेंस में लगाना, साथ साथ क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकृत करना। प्याजे की कौन सी स्टेज में आता है, तो प्याजे की 3rd स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा कितने साल का होगा, 7 से 11 साल का होता है। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछा हुआ है कि परिकल्पित निर्माणात्मक सोच बच्चा कब करता है, अमूर्त सोच बच्चा कब करता है, तो प्याजे की 4th स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, है ना, जो कि आपकी 11 से 15 साल या फिर 11 एबव भी कह लीजिए, है ना। तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। और देखिए जीन प्याजे आपके हो गए, लेव वाइगोस्की हो गए, कोहल वर्ग हो गए, अगर इन लोगों से देखिए अभी जो लेटेस्ट आपके एग्जाम हुए, इन्हीं लोगों से जो है 7 से 8 क्वेश्चन आपके इन्हीं लोगों से बने हुए हैं। तो आप प्लीज़ इन तीनों लोगों की जो है जो सिद्धांत है इनको जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा, वरना जो है आपके एग्जाम में आप 7 से 8 नंबर का आपका यहाँ पर लॉस होने वाला है। तो प्लीज़ आप जो है इन तीनों लोगों की थ्योरी को एक बार जरूर देख के जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए, वरना आप जो है 21 जनवरी का क्वेश्चन पर उठाइए और देखिए उसमें जो है इन लोगों से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो आप जो है इन लोगों को जरूर करके जाइएगा। देखिए क्या दे रखा है नेक्स्ट आपका, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। देखिए जो दर होती है, जो रेट होती है, वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है ना। जैसे कि कोई बच्चा जो है वो 1 ही साल में बोलना सीख सकता है और कोई बच्चा 2 साल में भी बोलना नहीं सीख पाता है। तो जो विकास की दर होती है, जो रेट होती है, वो क्या होती है, प्रत्येक बच्चे में अलग अलग होती है। यहाँ पर दे रखा है सभी संस्कृति के सभी के लिए समान होती है, नहीं, ये क्या होगा, आपका गलत होगा। विकास केवल विद्यालय में ही होने वाले अधिगम से होता है। देखिए विकास ऐसा नहीं कि बस विद्यालय में होता है, ठीक है। ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल भी दे रखा है। तो केवल क्या होता है, आपका निगेटिव वर्ड होता है ना। विकास हमारा विद्यालय में नहीं होता है, हमारे समाज में भी होता है, ठीक है, हमारे जो है
कल्चर संस्कृति के थ्रू भी होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के थ्रू जो है हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारे परिवार के थ्रू होता है ना। सोशलाइजेशन हमारा कहाँ से होता है, ठीक है। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो स्कूल से भी होती है, मीडिया से भी होती है, हर जगह से जो है हमारा डेवलपमेंट होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही शुरू होता है, नहीं। विकास देखिए शैशवावस्था में भी होता है, बाल्यावस्था में भी होता है, किशोरावस्था में भी होता है और वयस्कता अवस्था में भी होता है। तो केवल बाल्यावस्था के दौरान नहीं होता है ये तो, बल्कि माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान भी होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से कटेंगे। विकास क्या है, बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। हमारा देखिए सामाजिक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, यानी विकास के क्या है, कई आयाम है ना। शारीरिक विकास होता है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखा है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। देखिए ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जीन पियाजे का नाम नहीं दे रखा है, बट उनकी थ्योरी से कहीं ना कहीं रिलेट करके ये क्वेश्चन आपका बन गया है, ठीक है। आपने अगर जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दी, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। पहले स्टेज क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और लास्ट स्टेज है इनकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब जन्म से किशोरावस्था तक पूछ रखा है, पूछा है कि विकास, बच्चों का जो विकास होता है वो किस क्रम में होता है। तो अगर हम जीन पियाजे की थ्योरी देखें तो उसमें जो पहला उन्होंने क्रम बताया वो क्या बताया, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, है ना। तो पहले तो बच्चा संवेदी गामक अवस्था में ही आएगा। तो यहाँ पर हमें पहले ही ऑप्शन जो है मिल गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्री ऑपरेशनल स्टेज यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है। सेंसरी मोटर के बाद बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, बट यहाँ पर ऑप्शन में हमें नहीं दे रखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन हम यहाँ से कटेंगे। इसके बाद में कौन सी स्टेज में आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। उसके बाद में जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर दे रखा था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। संवेदी में आएगा, फिर उसके बाद में मूर्त में, फिर उसके बाद में अमूर्त में, है ना। तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर वैसे भी इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो जब बच्चे का जन्म होता है तभी से वो थोड़ी ना अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएगा, ठीक है। यानी जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसके बारे में वो चिंतन क्या कर पाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चा क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो जन्म लेते ही बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाएगा, कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में भी नहीं सोच पाएगा, जो चीज़ें उसके सामने उसके बारे में भी बच्चा थिंकिंग नहीं कर पाएगा। बच्चा क्या करता है, सबसे पहले अपने ज्ञानेंद्रियों के थ्रू चीज़ों को सीखता है, उसके बाद जो है वो कॉन्क्रीट चीज़ें, जो चीज़ें उसके सामने रखी होती है उसके बारे में वो सोच पाता है। फिर जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती उसके बारे में भी वो थिंकिंग कर पाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना। तो उस तरीके से भी आपको अपना ऑप्शन पता चल जाता है। बट अगर आपको जीन पियाजे की थ्योरी पता होती तो आपको जो है आप देखते ही इस क्वेश्चन को ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है राइट कर देते हैं ना। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हुई है, साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हुई है। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, ये बाधा नहीं होती है, बल्कि क्या करती है, सीखने की प्रक्रिया में एक संसाधन होती है, एक रिसोर्स होती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा क्या है, दूसरे बच्चे से अलग है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता नहीं होती, अभी मैंने आपको बताया एक संसाधन के रूप में काम करती है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो सेग्रीगेशन, अलग थलग करना, ठीक है, वर्गीकृत करना, जब भी ये ऑप्शन आपको दिखे वो ऑप्शन आपका कभी भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है, ये क्या होती है, महत्वपूर्ण होती हैं। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर। देखिए ये थे आपके आज के क्वेश्चन, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि आप जब भी सीडीपी या फिर किसी भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगा रहे हैं ना, स्पेशली सीटेट की मैं बात करूँ, तब आपको एक चीज़ पे फोकस नहीं करनी है कि आपने जो कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए हैं ना, आप जो 4 ऑप्शन है इसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप सीटेट में ध्यान रखेंगे तो आपके जो है बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि प्रॉपर 4 ऑप्शन को एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली सीटेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आप 5 से 6 ही क्वेश्चन एक दिन में लगाइए सीडीपी के, बट उसको प्रॉपर एनालिसिस के साथ और
अगर आप एक दिन में 30 क्वेश्चन भी लगाते हैं ना फ्रेंड्स, और उसको प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं, तो आपका वो कोई फ़ायदा नहीं। ये 4 से 5 क्वेश्चन ही आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देंगे, है ना। तो आप जो है 4 से 5 क्वेश्चन ही लगाइए, 10 क्वेश्चन ही लगाइए, धीरे धीरे क्वेश्चनों को बढ़ाते चलिए, बट प्रॉपर एनालिसिस के साथ में लगाइए। वो ऑप्शन क्यों गलत हुए आपके, उसके पीछे क्या रीज़न था, है ना, वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। क्योंकि सीटेट के एग्जाम में आप कभी भी देखेंगे 2011 से लेकर के जो क्वेश्चन पढ़े ना, कभी भी रिपीट नहीं दिखेंगे आपको। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सीटेट क्या है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बेस्ट एग्जाम है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, है ना। आपको क्वेश्चन रिपीट देखने को नहीं मिलते हैं इसमें। तो इसलिए जिसकी भी अंडरस्टैंडिंग बेटर है उसका जो है सीटेट का एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं रुकने वाला। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देनी, अपनी समझ पर ध्यान देनी है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, ठीक है। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप जब तक जो है ऑप्शन को प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक है, उन चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है फ्रेंड्स। तो आप जो है इन चीज़ों को करिए, और लास्ट टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। पहले आप जो है प्रॉपर एनालिसिस करिए, ठीक है। उसके बाद में जब आपके सारे जो बेस है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, आपको सारी चीज़ें जब समझ में आने लगे, तब जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम के 20 दिन पहले, 10 दिन पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके। जहाँ पर आपसे गलतियाँ हो सकती हैं एग्ज़ाम में, वो सारी आप एग्ज़ाम से पहले ही कर लो, है ना। आप जो है वहाँ सीट की प्रैक्टिस करके जाना एग्ज़ाम में, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है आपको कंप्लीटली करके जानी है, ताकि इस बार आपका सीटेट का एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए इस बार जो है जिनका भी सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 भी आने वाला है। और देखिए इस बार के बाद, ठीक है, ये लास्ट बार आपका सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। इसके बाद जब एनटीए कंडक्ट कराएगा तो हो सकता है कि आपको कुछ चेंज देखने को मिले, है ना। हो सकता है कि जो आपका पेपर का लेवल है वो और भी हार्ड हो। अभी भी आपको हार्ड ही देखने को मिल रहा है। जो क्वेश्चन है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं अब आपके। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है फ्रेंड्स। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी आप लोगों की अपनी पर्सनल जो है इच्छा हो सकती है। बाकी मैंने जिस तरीके से अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था, ठीक है, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। तो प्लीज़ जो है आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें देखिए कि आपने जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग हुई, आप किस तरीके से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है, कहाँ पर कमी है उसको जो है सुधारिए। आपके जो है एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। अगर आप एक दिन में 30+ क्वेश्चन या फिर 50+ भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर को देख करके, तो वो आपका कोई मतलब वहाँ पर नहीं निकलता, है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट करते हैं बाद में कि मैम मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी बट मेरा सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो देखिए क्लियर क्यों नहीं होता है, जब क्योंकि आपने सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, उन ऑप्शनों को समझा ही नहीं, है ना। तो इसलिए आपको जो है प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही जो है ऑप्शन को देखने हैं, क्यों गलत हुए, ठीक है, किन चीज़ों से आपको बचना है, सारी चीज़ें जो है आपको करते हुए चलनी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, आपको कोई नोट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि नोट्स के लिए जो है व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, कोर्स परचेज करें या फिर नहीं। तो आप चाहो तो कोर्स परचेज कर सकते हो। अगर मेरी माने तो देखिए मेरा जो सीटेट का एग्ज़ाम है, ना ही मैंने कोई सीटेट का कोर्स परचेज किया था, ना ही मैंने कोई बैच लिया हुआ था, ठीक है। मैंने खुद के शॉर्ट्स नोट बनाए थे उस टाइम, और उसके बाद में मैंने उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सॉल्व किए थे, प्रॉपर एनालिसिस के साथ में सॉल्व किए थे, तभी मैंने अपने एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर कर पाया। तो अगर आप मेरी मानो तो कोई भी आपको बैच कोर्स कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैंने हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप उन नोट्स को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को सॉल्व कीजिए। जहाँ भी आपको डाउट हो, आपके पास में बहुत मल्टीपल रिसोर्स है, आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, ठीक है, जिस टीचर्स का आपको समझ में आया, जो भी सब्जेक्ट आप जो है वहाँ से पढ़िए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, आपको कोई भी जो है हेल्प चाहिए, कोई भी नोट्स नहीं मिले, कहीं पर भी दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल फ्री आपको जो भी चीज़ें मुझसे हो सकेंगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।